बीए फाइनल ईयर के इकोनॉमी का जो सेकंड पेपर है उसका अध्ययन अपन इसमें करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समझ बहुत ज़रूरी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो चीज़ें काम करती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन विकास बैंक, ठीक है, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपका पेपर वही 3 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए जिसमें छोटे 10 सवाल होंगे, ये इस तरीके के। सेक्शन बी जिसमें 2 यूनिट, सेक्शन बी में 5 यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट में 2 सवाल होंगे, इसमें से एक आपको करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड, उसमें भी 2 सवाल होंगे, जैसे विश्व बैंक के बारे में, यूरो मुद्रा बाजार के बारे में, ठीक है। और यूनिट थर्ड में वही आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर, ये इस चीज़ को हम समझेंगे अभी, ठीक है। इस तरीके से आपका इसी तरीके से आपका सेक्शन सी होगा, ठीक है। तो इसमें भुगतान संतुलन, ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन, ये ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, कोई भी जो देश है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जैसे मान लो कि आज अपना भारत है, ठीक है। अब भारत को बाहर से कुछ चीज़ें मंगानी पड़ती है, जैसे टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें, जैसे अभी हमने कुछ रक्षा संसाधन क्षेत्रों में कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे मोबाइल्स वगैरह, हमारी मोटरसाइकिल होंडा वगैरह की जो है, हमारी जीप, तो कुछ चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है और कुछ चीज़ें हमें बाहर भेजनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या है, 2 देशों के बीच में व्यापार होता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। राष्ट्रीय सीमाएं क्या होती है, जैसे देख लो, मान जैसे मगर ये भारत है, ठीक है, उसी भारत की सीमा ये है, जैसे पाकिस्तान से लगी हुई है, इधर म्यांमार से लगी हुई है, ठीक है। जब चीज़ें, जब वस्तु और सेवाएं को हम बाहर भेजते हैं इस सीमा के बाहर, तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। देखो, इसको कैसे याद करना है आपको। देखो, जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो उस देशों की इच्छाएं निर्भर होती है उनमें। जैसे मान लो हम पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हम अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि आपको पाकिस्तान के साथ ही व्यापार करना है, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों की इच्छाओं पर निर्भर होता है। जब आप परीक्षा में लिखोगे तो सारे उदाहरण दे के लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। देखो जैसे मान लो कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये मान लो ये भारत है और ये अमेरिका है। भारत से हमने मान लो कोई दवाइयाँ भेजी, किसको, अमेरिका को। फिर अमेरिका से हमारे पास में जो मोटरसाइकिल, मान लो मोटरसाइकिलों का उत्पादन हमारे पास आया, या मोबाइल्स का उत्पादन होके आया हमारे पास, या हमने रॉकेट्स, या हमने टैंक मंगवाए जो युद्ध में काम आते हैं, तो वहाँ से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं और हमारे यहाँ से जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। वस्तुएं और सेवा, देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे जो देश कोई सामान को खरीद रहा है वो क्रेता होता है, और जो देश किसी सामान को बेच रहा है वो विक्रेता होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको कोई मोटरसाइकिल बेचनी किसी लड़के को, तो वो जो लड़का सामने वाला है वो आपके लिए क्रेता हो गया, ठीक है, और आप खुद क्या हो गए, विक्रेता, यानी चीज़ों को बेचने वाले। तो इसी तरह जो राष्ट्र किसी चीज़ को खरीदता है तो वो हो गया क्रेता राष्ट्र, और जो कोई राष्ट्र इसको बेचता है वो हो गया विक्रेता राष्ट्र, ठीक है। देखिए, जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो तकनीक का भी विस्तार होता है ना, और एक दूसरे को लाभ भी होता है। अच्छा, लाभ होता है जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, अगर लाभ नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब तक बंद हो जाते। ये है तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई वस्तु का उत्पादन भारत में हो रहा है 100 रुपये में, ठीक है, और उसी वस्तु का उत्पादन अमेरिका में हो रहा है 1000 रुपये में।
यानी कोई वस्तु भारत में तो 100 रुपये में बन रही है और अमेरिका में कितने में बन रही है, 1000 रुपये में। तो अमेरिका को क्या करना चाहिए, अमेरिका को भारत में इस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, ना कि अपने यहाँ, है ना। तो ये कहलाता है उत्पादन लागत का सिद्धांत, यानी जो चीज़ जहाँ उत्पादन करने में सस्ती होती है वहीं पे उत्पादन करना। श्रम का विस्तार, देखो श्रम का विस्तार ऐसे होता है, अमेरिका कोई चीज़ अपने यहाँ बनवाएगा, ठीक है, तो अपने यहाँ पे रोजगार मिलेगा, यानी हमारे जो मजदूर हैं उनको श्रम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये श्रम का विस्तार होता है। और अगर कोई चीज़ मान लो अमेरिका में 1000 रुपये में तैयार हो रही है और अपने यहाँ 10,000 रुपये में तैयार हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, उस चीज़ को अमेरिका में तैयार करवाएंगे, तो अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी जिस चीज़ का उत्पादन जहाँ पर कम होता है वहीं पर चीज़ों का उत्पादन करना उत्पादन लागत, तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत कहलाता है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो भी लिखने हैं आपको सारे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मैंने विशेषताएं बताई है वो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुणों में लिख सकते हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से क्या होता है, देखो दो राष्ट्रों के बीच में संबंधों में सुधार होता है, युद्ध की स्थिति को टाला जा सकता है। जैसे चीन और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति कई बार बन जाती है, लेकिन चीन और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना ज़्यादा है कि चीन चाहकर भी हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो युद्ध करेगा तो उसकी जो सेवाएं और चीज़ें हैं वो ठप हो जाएंगी। यानी हमारे यहाँ पर जो गणेश की मूर्ति बनती है वो भी चीन से आती है, ठीक है, हमारे यहाँ के खिलौने चीन से आते हैं। तो चीन ऐसी गलती क्यों करेगा जो हमसे युद्ध करेगा। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है, राष्ट्रों के संबंधों में सुधार होता है, रोजगार का दायरा बढ़ता है, ठीक है, देशवासियों की पुरानी सोच में बदलाव होता है, चीज़ों और सेवाओं का लोगों को सस्ती कीमत पर मिलती है। देखिए अगर हम हमारे यहाँ मोबाइल्स बनाएंगे तो हमारा जो चीन का मोबाइल यहाँ 3000 रुपये मिल रहा है, अगर हम उसी मोबाइल को यहाँ बढ़ाएंगे तो वो 20,000 का मिलेगा। यानी अगर हम मोबाइल यहाँ बढ़ाएंगे तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, चीज़ें सही कीमत पर मिलती है, कम कीमत पर मिलती है और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, और धीरे धीरे क्या है उन चीज़ों में गुणवत्ताओं में सुधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक गुण ये भी है कि जो आम लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वहाँ तक नई नई तकनीक पहुँचती है। देखो आज जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो गरीब और आम लोगों तक पहुँच चुका है। गाँव ढाणियों में जो बच्चियाँ जो बेचारी कभी खेतों में काम करती हैं उनके पास भी आज लैपटॉप सरकार के ज़रिए पहुंचा जा चुका है। तो ये संभव कैसे हुआ, जब तकनीकें हमारे देश में आई दूसरे देशों से, तो ये चीज़ें संभव हो पाई। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या है, चीज़ों और सेवाओं और नई नई तकनीकों का आम लोगों तक विस्तार होता है, ठीक है। इसमें भी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुण में, ठीक है। श्रम का विस्तार होता है, रोजगार का विस्तार होता है, ये लिखोगे आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष क्या हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष सबसे बड़े तो ये है कि जो गरीब देश होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो गरीब ही बना रहता है, क्योंकि उसको अपने यहाँ के अपनी चीज़ें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है और वहाँ से उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या है, वो उस देश की गरीबी मिटती नहीं है, उस देश में जो वहाँ के लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, ठीक है। और वो जो गरीब देश है या कमज़ोर देश है वो दूसरे देशों पर निर्भर हो जाता है। जैसे मान लो कि आज पाकिस्तान को अमेरिका से मिसाइल्स खरीदनी है, अब पाकिस्तान खुद तो बना नहीं सकता, तो ये क्या है, अमेरिका पर एक तरीके से निर्भर हो गया मिसाइल के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, और फिर जब एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं ना आपस में देश, तो फिर वो एक दूसरे से गलत काम भी करवाते हैं, ठीक है। युद्ध का खतरा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि फिर युद्ध भी हो सकता है दो देशों के बीच में। बेरोजगारी बढ़ती है, देखो मान लो कोई चीज़ अमेरिका में सस्ती बन रही है, मान लो अमेरिका में 1000 रुपये में एक मोबाइल बनाया जा रहा है और वही मोबाइल अपने यहाँ 10,000 में बनाया जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अमेरिका से वो मोबाइल बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ तो रोज़गार ख़त्म हो गया, तो अपने यहाँ रोज़गार ख़त्म हो जाता है, तो इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण लिखोगे ना तो उसमें लिखोगे कि बेरोजगारी घटती है, यानी इसको उल्टा सीधा भी लिख सकते हो आप। श्रम शक्ति का और तकनीक का विकास होता है ना, ये भी लिखोगे आप। नहीं, श्रम शक्ति का और तकनीक के अभाव में जो देश है वो पिछड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे 94 60 55 91 08 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए, यहाँ मेरे जो पुराने जो वीडियोज़ हैं उनकी भी अगर व्हाट्सअप चाहिए तो आप मुझे 94 60 55 91
08 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ या प्राप्तियों का अर्थ क्या है और इसको निर्धारित करने वाले कारक या तत्व कौन से हैं? देखिए, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ और प्राप्तियों का अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या है? जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार से जो लाभ होता है वही अंतर्राष्ट्रीय लाभ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ या प्राप्ति कहलाता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में व्यापार होने से किसी देश को हानि होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ किस स्थिति में होगा या उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। इसका जवाब आपको कैसे लिखना है कि वस्तु और सेवाओं की जो तुलनात्मक लागत है, ठीक है, उसमें अंतर होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लो 5,000 रुपये में चीन में एक मोबाइल बन रहा है और अपने यहाँ भी 5,000 में मोबाइल बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, चीन में जाके वो मोबाइल बनवाएंगे। तब तो क्या होगा, हमारी जो हमारी जो वस्तुएं जो उत्पादन हो रही है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसमें हमें लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर चीन में 5,000 रुपये में मोबाइल बन रहा है और अपने यहाँ वो 20,000 का बन रहा है तो हमको चीन से मोबाइल बनवा कर मंगवाने चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब छोटी मात्रा में जब व्यापार होता है, जैसे मान लो कि भारत और चीन के बीच में व्यापार हो रहा है 100 रुपये का, ठीक है, और भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है 5 रुपये का, ठीक है, तो अमेरिका से क्या है, हम घाटे में जाएंगे, जबकि चीन से हम फायदे में जाएंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा अगर अधिक होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक दूसरे देशों से सहयोग बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, युद्ध की स्थिति टलती है, शांति बनी रहती है, ठीक है, और व्यापार बढ़ता रहता है, रोजगार बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ जो है ना, उसके निर्धारक तत्वों में आपको ये चीज़ लिखनी है। व्यापार की मात्रा अधिक हो, व्यापार की शर्तें ऐसी हो कि एक दूसरे देश अच्छी तरीके से व्यापार कर सके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की गणना के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा और लागत का सिद्धांत, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की गणना के सिद्धांत हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का मतलब ये है, जैसे मान लो कि चीन से 1,000 करोड़ का माल अपने पास आया, कितने का, 1,000 करोड़ का माल, ठीक है, और हमारे यहाँ से चीन में गया 100 करोड़ का माल, ठीक है, तो कितने करोड़ का माल चीन से ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, 900 करोड़ का, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की स्थिति नहीं होती, ठीक है, और घाटे की स्थिति बनी रहती है। लागत का सिद्धांत क्या है? लागत का सिद्धांत ये है, जैसे मान लो कोई वस्तु 1,000 रुपये में अमेरिका में बन रही है और अपने यहाँ वही वस्तु 100 रुपये में बन रही है, तो अपने यहाँ पर उस वस्तु का उत्पादन करना ठीक रहेगा। ये लागत का सिद्धांत कहलाता है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। आपके पेपर में दोस्तों बड़े प्रश्नों में ये प्रश्न आता है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मैं जो बातें अब बोलने वाला हूँ वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है और एक व्यक्ति है जो माली है, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर व्यक्ति है ये क्या करने लग गया, माली का काम करने लग गया, और ये जो माली है वो किसका काम करने लग गया, डॉक्टरी का। क्या होगा, थोड़े दिन बाद ये डॉक्टर भी फेल हो जाएगा और ये माली भी फेल हो जाएगा। या मान लो कि एक टीचर है, ठीक है, और एक डॉक्टर है। डॉक्टर टीचर का काम करने लग गया और ये जो टीचर है ये डॉक्टरी का काम करने लग गया। क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये डॉक्टर और टीचर दोनों फेल हो जाएंगे। और एक स्थिति देखिए, ये एक डॉक्टर है और एक ये टीचर है। इस डॉक्टर ने बहुत अच्छी डॉक्टरी सीखी और इसने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी का ही काम किया। यानी इसने इतनी अच्छी डॉक्टरी सीखी कि विदेशों से इसके पास ऑपरेशन करवाने के लिए लोग आने लगे। और ये जो मास्टर है इसने इतनी अच्छी चीज़ों को सीखा कि ये विदेशों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने जाने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, रिकार्डो ने ये कहा कि जो व्यक्ति या जो देश जिस चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकता है उसी काम को उसे अच्छे ढंग से करना चाहिए।
तो रिकॉर्डो ने क्या कहा कि श्रम के आधार पर ये बात रखी, श्रम का मतलब होता है मजदूरी या जो लोग काम करते हैं। उसने ये कहा कि किसी देश के जो श्रम है यानी जो मजदूर हैं या जो वर्कर है, जो किसी वस्तु या सेवाओं को आसानी से बना सके या किसी चीज़ को बनाने में उनकी अच्छी रुचि हो या उनमें अच्छा ढंग हो किसी काम को करने का, तो उनको वही काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर का काम करना चाहिए, मास्टर को मास्टर का काम करना चाहिए, दर्जी को दर्जी का काम करना चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो क्या होगा, कोई भी देश आगे बढ़ता ही चला जाएगा और उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की स्थिति होगी। ठीक है, तो रिकॉर्डो ये चाहता था कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण हो। विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक चीज़ का उत्पादन करना अच्छे ढंग से, यही विशिष्टीकरण है। मान लो कि किसी जगह पर 5 फैक्ट्रियाँ लगी है। एक फैक्ट्री सिर्फ जूते बनाती है, एक फैक्ट्री सिर्फ चप्पल बनाती है, ठीक है, एक फैक्ट्री जो है कपड़े बनाती है, एक फैक्ट्री सिर्फ बच्चों के खिलौने बनाती है ना। तो सारी फैक्ट्रियाँ अलग अलग काम कर रही है ना। तो इन फैक्ट्रियों में जो अलग अलग काम करने की जो ये जो श्रम है या मजदूर है, इसी को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण कहा जाता है। रिकार्डो भी यही चाहता था कि ऐसा ही हो। ठीक है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो रिकार्डो का सिद्धांत है वो यही कहता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत क्या है, देखो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो मैंने अब तक बताया है यही है कि कोई मान लो कि कोई मजदूर है जो एक दर्जी है, कोई जो टोपी को बनाने में बहुत महारत हासिल है, और एक मजदूर है जिसको खिलौने बनाने में महारत हासिल है। ठीक है, तो इस दर्जी से जब हम टोपियाँ बनवाएंगे तो उसमें लागत भी कम आएगी, टोपियाँ भी अच्छी बनेगी। तो इस मजदूर से जब हम खिलौने बनवाएंगे तो खिलौने अच्छे बनेंगे, ठीक है, और उनकी लागत भी कम आएगी। यही तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है रिकॉर्डो का, जो आपको परीक्षा में लिखना है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है? देखो, उसने क्या सोचा है कि श्रम की सभी इकाइयाँ एक जैसी होती है। ठीक है, व्यापार जो होता है, बिजनेस होता है, उसमें जो मजदूर और जो वर्कर्स हैं वो किस काम में माहिर है, ये चीज़ अधिक मायने रखती है। ये चीज़ और वो ये भी कहता है कि जब कोई चीज़ किसी काम को बनाने में माहिर है तो उसे वही चीज़ करना चाहिए। इसे उत्पादन लागत कम पड़ती है और परिवहन लागत, इसमें परिवहन लागत का भी खर्चा नहीं होता। देखो दोस्तों, ऐसा मानो कि आपके मकान के बाहर 2 शोरूम है। एक शोरूम है होंडा मोटरसाइकिल का और एक है हीरो मोटरसाइकिल का। होंडा मोटरसाइकिल जो है वो जापान की है, ठीक है, और हीरो मोटरसाइकिल जो है वो भारत की है। अब भारत सरकार ने क्या किया, होंडा मोटरसाइकिलों पर तो चार्ज लगा दिया 10,000 रुपये का, यानी एक मोटरसाइकिल पे जब बिकेगी तो भारत सरकार 10,000 रुपये लेगी, और अगर एक हीरो मोटरसाइकिल बिकेगी तो उस पर भारत सरकार 2,000 रुपये लेगी। यानी कितना अंतर कर दिया दोनों में, 8,000 का। तो इससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पहली शर्त क्या है कि जो व्यापार होगा वो फ्री ट्रेड होगा। ठीक है, फ्री ट्रेड का मतलब है कि जैसे जो होंडा की मोटरसाइकिल है उस पर अगर भारत सरकार 10,000 रुपये ले रही है एक मोटरसाइकिल बिकने पे, तो हीरो की मोटरसाइकिल बिकने पे भी उसे 10,000 रुपये लेने ही होंगे। यानी कोई भी देश जो अपने बाजार में विदेशी वस्तुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही अपने उद्योगों को विशेष संरक्षण देता है, देशी और विदेशी वस्तु और सेवा समान रूप से बाजार में उपलब्ध होती है, ठीक है, और समान रूप से उनकी बिक्री होती है, इसी स्थिति को फ्री ट्रेड कहते हैं, यानी स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके, स्वतंत्र व्यापार क्या है? स्वतंत्र व्यापार के लाभ, इससे क्या है, अगर देखो जापान की वस्तु को हमारा देश बिकने से रोकेगा तो राष्ट्रों के संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा। लेकिन अगर जापान की वस्तु और भारत की वस्तु एक समान रूप से बिकेगी तो राष्ट्रों के संबंधों में सुधार होगा। ठीक है, रोजगार का दायरा बढ़ेगा। स्वतंत्र व्यापार क्या है और इसके लाभ और हानि पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। यह आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, बड़े नंबर का प्रश्न। तो आपको जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब इस तरीके से देना है और वो सारे उदाहरण देने जो मैं आपको दे रहा हूँ। राष्ट्रों के संबंधों में सुधार होगा, रोजगार का दायरा बढ़ेगा, देशवासियों की पुरानी सोच में बदलाव होगा, चीज़ों और सेवाओं का लोगों को सस्ती कीमत पर मिलेगी, चीज़ें और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगर होंडा मोटरसाइकिल अपनी गुणवत्ता सुधार रही है तो हीरो को भी सुधारना होगा, हीरो मोटरसाइकिल को भी, वरना क्या होगा,
जब लोग बाग ये कहेंगे कि यार हीरो होंडा की मोटरसाइकिल अच्छी आ रही है तो होंडा की मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो चीज़ों की गुणवत्ताओं में यानी चीज़ें अच्छी बनने लगती है अपने आप। चीज़ों और सेवाओं से नई नई तकनीक आम लोगों तक पहुंचती है। ठीक है। बाजार का विस्तार होता है। बाजार का विस्तार का मतलब है जैसे मान लो कि कोई मोटरसाइकिल है वो जयपुर में ही मिलती है, मान लो होंडा की मोटरसाइकिल जयपुर में ही मिलती है, लेकिन अगर फ्री ट्रेड होगा तो होंडा की मोटरसाइकिल उदयपुर में मिलेगी, सवाई माधोपुर में मिलेगी, गंगापुर में मिलेगी। तो इसको बोलते हैं बाजार का विस्तार। ठीक है। तो बाजार का विस्तार होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। उपभोक्ता का मतलब होता है जो मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसको लाभ होता है। तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ। श्रम का विस्तार होता है। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो आपको सब में लिखनी है। चीज़ें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कुछ भी आ जाए, लाभ की जब स्थिति आए ना तो आपको ये चीज़ें लिखनी है कि राष्ट्रों के संबंधों में सुधार होता है, रोजगार बढ़ता है, लोगों की पुरानी सोच बदलती है, तकनीक आती है, बाजार बढ़ता है, श्रम का विस्तार होता है, तुलनात्मक उत्पादन लागत का सिद्धांत लागू होता है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी विदेशी व्यापार का वर्णन हो, स्वतंत्र व्यापार का वर्णन हो, WTO के फ़ायदे हो, IMF के फ़ायदे हो, तब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। मैं आगे बताऊंगा आपको। फ्री ट्रेड के नुकसान भी है। देखो जो होंडा की जो मोटरसाइकिल है और हीरो की जो मोटरसाइकिल है, अगर होंडा की मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकेगी तो हीरो का काम ठप हो जाएगा और हीरो में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो फ्री ट्रेड से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, एक दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है, कृषि पर जो देश निर्भर है खेती पर वो पिछड़ जाते हैं, तकनीक को छिपाते हैं देश। जैसे कैसे छिपाते हैं, जैसे अमेरिका कोका कोला जो है वो बनाता है कोल्ड ड्रिंक, तो अमेरिका ने क्या है आज तक किसी भी देश को ये नहीं बताया कि हम कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो देश होते हैं वो तकनीक को छिपाते हैं और अपना व्यापार करते हैं, ये शोषण करते हैं जिस देश में व्यापार करते हैं उस देश का शोषण करते हैं ये। इससे गरीबी की बढ़ती है, इससे आय की असमानता बढ़ती है। आय की असमानता का मतलब होता है जैसे मान लो कि अपने गांव में 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों में से 3 लोगों के पास तो है 3-3 करोड़ रुपए, ठीक है, जबकि 2 लोगों के पास है 1-1 करोड़ रुपए और बाकी जो 90 लोग हैं उनके पास है मात्र 2-2 हज़ार रुपये। ठीक है। तो इन लोगों के पास तो इतना पैसा है 5 लोगों के पास और 90 लोगों के पास में 2,000 रुपये हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। इसे बोलते हैं आय की असमानता, यानी पैसे का असमान वितरण। राजनीति होती है, इससे युद्ध होते हैं, आर्थिक गुलामी की तरफ देश बढ़ते हैं। ये चीज़ें लिखनी है आपको। क्या सरकार द्वारा अपने उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी स्थिति है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सरकार को अपने उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए, कुछ चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। लेकिन जब हम किसी उद्योग को संरक्षण देंगे तो उससे क्या है कि स्वतंत्र व्यापार पर चोट पहुंचेगी और WTO जो है विश्व व्यापार संगठन वो नाराज़ होगा और हो सकता है वो किसी देश पर क्या कहते हैं वो प्रतिबंध भी लगा दे। उद्योगों को संरक्षण देने का मतलब ये है जैसे मान लो कि कोका कोला कंपनी कोल्ड ड्रिंक बना रही है ना, और आपने एक कंपनी डाल ली, उसको नाम दे दिया आपने कि कुछ भी नाम दे दो, जैसे आपने उसको दे दिया सनसेट नाम से आपने कोल्ड ड्रिंक डाल दी और कोका कोला ने अपनी कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अब सरकार ने क्या किया, सनसेट की जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनको टैक्स फ्री कर दिया, यानी आप मार्केट में जाइए आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसे बोलते हैं उद्योगों को संरक्षण देना, यानी मदद देना और इस तरीके से मदद करना कि दूसरे को नुकसान पहुँचे तो कोका कोला का नुकसान पहुँचेगा। ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं संरक्षण। तो क्या सरकारें उद्योगों को संरक्षण दे? इसका जवाब इसे नहीं में देना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, ये जो साइड में प्रश्न लिखा हुआ है भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है और भुगतान संतुलन के असामान्य या असंतुलन होने के क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए किसी देश को क्या करना चाहिए, ये सवाल आपके बड़ा प्रश्न आता है। 20 नंबर का प्रश्न आता है इस तरीके से। भुगतान संतुलन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछते ही रहते हैं। तो आप ऐसे समझो जैसे मान लो ये भारत है हमारा, ठीक है। इस भारत ने पूरी दुनिया के साथ व्यापार किया 100 रुपये का,
ठीक है। अब इसने मान लो 50 रुपये का तो बाहर से माल मंगवाया और 50 रुपये का माल बाहर भेजा, यानी टोटल कितने हो गए 100 रुपये। तो इसका जो पूरी दुनिया के साथ जो व्यापार किया गया है 1 साल के अंदर, वो संपूर्ण विवरणी क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। इसको ऐसे लिखेंगे अपन कि किसी देश द्वारा एक समय में या एक वर्ष में दुनिया के दूसरे देशों के साथ किया गया आर्थिक लेन देन ही क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का बिगड़ना क्या है? भुगतान संतुलन का बिगड़ना ये है, जैसे मान लो कि भारत है, भारत दुनिया के दूसरे देशों से माल मंगवा रहा है और खुद कुछ भी नहीं भेज रहा, ठीक है, और अपने यहाँ की जो विदेशियों में जो करेंसियाँ हैं उनको खरीद रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा रहा है। तो उससे क्या है, भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो भुगतान संतुलन के बिगड़ने या असामयिक अर्थ है कि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ कम हो और प्राप्तियों की तुलना में भुगतान अधिक हो रहा हो, यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो लाभ कम हो, ठीक है, और हमारे यहाँ से पैसा अधिक जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं भुगतान असंतुलन। भुगतान असंतुलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो दोस्तों, भुगतान असंतुलन के कारण क्या क्या होंगे। एक तो हम ज़्यादा माल मंगवाएंगे विदेशों से, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिक आयात, यानी विदेशों से ज़्यादा माल मंगवाना। अधिक उपभोग का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा काम में लेना। जैसे मान लो कि अधिक उपभोग को ऐसे समझो आप, जैसे हमने मान लो खाने का तेल ज़्यादा उपयोग में लिया, तो मलेशिया से और आसपास के देशों से हमारे पास ज़्यादा खाने का तेल मंगवाना पड़ गया, तो उसको बोलते हैं अधिक उपभोग। संरक्षण की नीति, संरक्षण की नीति भी भुगतान संतुलन को खराब करती है। मान लो किसी देश में युद्ध की स्थिति है तो वहाँ भी भुगतान संतुलन गड़बड़ा जाएगा। निर्यात में कमी, निर्यात का मतलब होता है हमारे यहाँ से वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों में भेजना, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं निर्यात। तो जब हम हमारे यहाँ वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों में कम भेजेंगे, यानी निर्यात में कमी होगी, तो उससे भुगतान संतुलन भी गड़बड़ा जाएगा। सुरक्षा व्यय, देखो अगर हमारा जो पैसा है वो सुरक्षा यानी जो फौज है और जो मिलिट्री है और इनमें ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो उद्योगों में इनमें कम खर्च होगा, ठीक है। तो इससे क्या है, सुरक्षा व्यय, विकास योजनाएं और सरकारी खर्चों में ज़्यादा बढ़ने से भी भुगतान संतुलन असंतुलित होता है। भुगतान असंतुलन को दूर करने के क्या उपाय हैं? देखो इसको दूर करने के उपाय इसी में छुपे हुए हैं। कम आयात, कम उपभोग, संरक्षण की नीति का पालन ठीक ढंग से करें, ठीक है, युद्ध की स्थिति ना हो, निर्यात में बढ़ोतरी हो, कमी की जगह बढ़ोतरी कर दो। यानी आपने जो ये कारण याद करें, इन्हीं से आपको इनके उपाय बनाने हैं, ठीक है। सरकारी विकास योजनाओं में कम खर्च, सरकारी खर्च को कम करना, सुरक्षा व्यय को कम करना, ये सब क्या है, भुगतान संतुलन को दूर करने के उपाय हैं। यानी भुगतान असंतुलन के जो कारण हैं उसी से आपको भुगतान असंतुलन के दूर करने के उपाय भी ढूंढने होंगे। इसके बाद में अगला देखिए, IMF क्या है? यानी IMF की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको बोलते हैं अपन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपकी परीक्षा में आता है कि इसके उद्देश्य क्या है, और ये भी आता है आपकी परीक्षा में कि IMF ने जो अपनी सफलता अर्जित की है या असफलता अर्जित की है, ये आपको समझाना होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इसके सदस्य देश है उनकी आर्थिक स्थिति पर ये नज़र रखती है, ठीक है, और सदस्य देशों की आर्थिक मदद भी करती है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। देखो वह वित्त से संबंधित जितनी भी चीज़ें जैसे WTO, ठीक है, IMF, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, तो इनके जो मुख्यालय है ना, WTO का नहीं है, IMF का और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF के क्या उद्देश्य हैं? IMF ये चाहता है कि जो दुनिया का जो स्तर है, मौद्रिक स्तर यानी जो पैसे का जो स्तर है वो एक लेवल पर बना रहे, ठीक है, पूरी दुनिया में आर्थिक जो मंदी है उसको रोका जाए, ठीक है। अगर कोई देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो उसकी मदद करें, ठीक है, विश्व व्यापार का विकास करें, ठीक है, मुक्त व्यापार का विकास करें,
कोई देश अगर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो उसकी आर्थिक मदद करें, ये आईएमएफ के उद्देश्य हैं। आईएमएफ की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1944-45 में। और इसकी स्थापना में अमेरिका, ब्रिटेन, इनका काफ़ी योगदान था। आईएमएफ ने अपनी स्थापना से अब तक क्या सफलता हासिल की, तो आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिंपल चीज़ें लिखनी है। इसने कई देशों की आर्थिक मदद की है, इतने भुगतान असंतुलन की स्थिति में देशों की मदद की है, भुगतान संतुलन को सरलीकरण किया है, इसने देशों के घाटे होने पर सहयोग किया है, व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन का घाटा, पिछड़े देशों की इसने मदद की है आईएमएफ ने, ठीक है। इसने तकनीक गरीब देशों तक पहुंचाई है, ठीक है। इसने जो ज्ञान पहुंचाया है, जो आर्थिक टेक्नोलॉजी संबंधी जो ज्ञान है वो गरीब देशों तक पहुंचा है। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक बना के लिखनी है। आईएमएफ अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रहा है, यदि नहीं तो कैसे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आईएमएफ का जो बोर्ड है, जैसे मान लो ये आईएमएफ है, अब इस आईएमएफ को जो चलाते हैं जो बोर्ड के मेंबर है, ठीक है, तो इस आईएमएफ में जो बोर्ड के मेंबर है, जो सदस्य है, उनका जो वेटेज है वो ऐसे मिलता है, जैसे मान लो कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया आईएमएफ को, तो सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का होगा। फिर चीन, जैसे चीन ने ज़्यादा पैसे दिए तो चीन का, भारत ने दिए तो भारत का, ठीक है। तो जो अमीर देश है ना, उन्होंने अपना जो आईएमएफ में जो अपना स्थान है वो बनाया हुआ है ज़्यादा, और जो गरीब देश है उनको आईएमएफ में संचालन करने का या आईएमएफ की बोर्ड में बैठने का, फैसले लेने का कम ही मौका मिलता है। तो आईएमएफ में आपको ये चीज़ें लिखनी है। आईएमएफ अपने उद्देश्यों को पाने में असफल रहा है, ठीक है। आर्थिक असमानता को दूर नहीं कर पाया है आईएमएफ, यानी आज भी कई देश गरीब हैं तो वो गरीब ही हैं, कई देश अमीर है तो वो अमीर ही है। जैसे अमेरिका काफ़ी समय से अमीर है तो अमीर ही है, ब्रिटेन 400-500 साल से अमीरी के दिन देख रहा है तो आज भी देख रहा है, और अफ्रीका के कई देश बहुत गरीब है तो आज भी गरीब है। यानी आईएमएफ ने आर्थिक असमानता को दूर नहीं की है, ठीक है। केवल अल्पकालिक सहायता पहुंचाता है आईएमएफ। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो भारत को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, कितने की? 100 करोड़ रुपए की भारत को ज़रूरत है, तो भारत ने आईएमएफ से लोन ले लिया 100 करोड़ रुपए का। कितने का? 100 करोड़ रुपए का आईएमएफ से भारत ने लोन ले लिया। तो आईएमएफ भारत को केवल कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए ही लोन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए लोन दे देगा, लेकिन आईएमएफ ज़्यादा पीरियड के लिए लोन नहीं देता, यानी अल्पकालीन सहायता देता है ये देशों को। लेकिन अगर आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लाते हो, विश्व बैंक से, तो वो आपको लंबे समय तक देता है, जैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 50 साल। तो वर्ल्ड बैंक तो अधिक समय के लिए लोन देता है, लेकिन आईएमएफ कम समय के लिए लोन देती है। आईएमएफ के बोर्ड पर धनी देशों का कब्जा है, ठीक है। आईएमएफ में कभी कभी पैसों का अभाव हो जाता है तो ये देशों की मदद करने में हिचकिचाता है। ये आपको आईएमएफ के बारे में लिखना है। विश्व बैंक के बारे में समझिए। विश्व बैंक का परिचय देते हुए उसके उद्देश्य के बारे में बताइए। ये आपका सवाल है और ये आपका जवाब है पूरा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, एक साथ हुई थी इनकी स्थापना। क्यों हुई थी? क्या कि जो युद्ध से जो देश टूट चुके हैं, देखो दुनिया में दो विश्व युद्ध हुए हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और एक द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो इन देशों ने क्या किया, यूरोप के जो देश थे उनकी जो कंडीशंस थी उसको कतई ख़राब कर दिया, यानी आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों से वो टूट चुके थे। तो उनकी अर्थव्यवस्था को सहायता पहुंचाने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये चीज़ें आपको अपनी एग्ज़ाम या कॉपी में लिखनी है, सारी बातें। मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहे हैं वो आप एक एक बात कॉपी में लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, ताकि युद्ध से टूटे हुए देशों की मदद की जा सके। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और आईएमएफ की स्थापना के उद्देश्य दोनों एक जैसे ही हैं। युद्ध के बाद जो जर्जर देश है उनकी आर्थिक मदद करना, लंबे समय के लिए देशों को ऋण देना, जबकि आईएमएफ कम समय के लिए ऋण देता है। मैंने पहले बताया आपको। शांति काल में विश्व स्तर पर देशों की मदद करना, ठीक है। विकासशील देशों में चल रही विकास योजनाओं में मदद करना। जैसे मान लो कि भारत में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे मान लो कि चंबल के ऊपर कोई पुल बनाना है,
तो अगर हम IMF से मदद लाएंगे इससे विश्व बैंक से, तो विश्व बैंक मदद करेगा। किसानों के लिए कोई योजनाएं चला रहे हैं तो भी विश्व बैंक मदद कर देता है, ठीक है। विकसित देशों से फंड लेकर, यानी जो देश अमीर है उनसे फंड लेकर गरीब और विकासशील देशों में ये फंड को ट्रांसफ़र करता है विश्व बैंक। विकासशील देश का मतलब है वे देश जो विकसित होने के कगार पर है, जैसे भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, श्रीलंका, ठीक है। और अविकसित देश वो हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, जैसे अफ्रीका के देश। और विकसित देश वो हैं जो विकास कर चुके हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान। तो ये क्या है, विकसित देश है। तो विश्व बैंक क्या करता है, विकसित देशों से मदद लेकर गरीब देशों को देता है, ठीक है। एक सभ्य समाज वाले विश्व की स्थापना। आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें एक रॉबिन हुड होता है, वो क्या करता है, अमीरों से लूट लेता है पैसे और गरीबों में बांट देता है। उसी तरीका का काम विश्व बैंक भी करता है। ये अमीरों से पैसे लेकर लूटता नहीं है, ये अमीरों से फंड लेता है और गरीबों में बांटता है, गरीब देशों में। एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए विश्व काम कर रहा है, विश्व बैंक काम कर रहा है, ठीक है। विश्व स्तर पर एक सभ्य समाज की स्थापना हो। विश्व स्तर पर जो देश पीछे छूट चुके हैं उन देशों को एक साथ लाने के लिए विश्व बैंक कार्य कर रहा है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। देखिए, विश्व बैंक के कार्य अगर पूछे जाए, विश्व बैंक के कार्यों की आलोचनात्मक व्याख्या। पहले तो इस सवाल को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विश्व बैंक क्या काम करता है, ठीक है, और फिर उसकी आलोचना भी कीजिए। आलोचना का मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है जो क्रिकेट खेलता है और अच्छा क्रिकेट खेलता है वो, तो आप उससे क्या कहोगे कि यार आप क्रिकेट तो अच्छा खेलते हो, लेकिन आपकी जो बॉलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आप बॉलिंग में सुधार करोगे, ठीक है, तो आपका क्रिकेट और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आलोचनात्मक सुधार की बात बोलना। तो अपन को क्या बोलना है कि भाई विश्व बैंक ने अच्छा काम किया है, इसने काफ़ी गरीब देशों की मदद भी की है, इसने काफ़ी सहायता भी की है विश्व स्तर पर। लेकिन अगर विश्व बैंक में ये सुधार हो जाए, जैसे विश्व बैंक को काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाए, विश्व बैंक पर धनी देशों का जो कब्जा है वो थोड़ा सा हट जाए और गरीब देशों को भी विश्व बैंक का जो बोर्ड है, IMF का जो बोर्ड है, उसमें सहायता मिल जाए बैठने की, करने की, तो फिर भी विश्व बैंक अच्छा काम करेगा। ऐसे अपन इसको बोलते हैं आलोचनात्मक व्याख्या, यानी बढ़ाई करना, फिर बढ़ाई के साथ साथ उसकी थोड़ी सी बुराई कर देना कि भाई ऐसे भी होना चाहिए था, इसमें इस चीज़ की कमी है। जैसे अपन किसी की मोटरसाइकिल देखे और अपन कहे कि यार आपकी मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन इसमें अगर 4 की जगह 5 गियर होते ना तो ये और भी बढ़िया गाड़ी लगती है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं आलोचनात्मक व्याख्या। तो विश्व बैंक के क्या कार्य है, विश्व बैंक वित्तीय सहायता पहुंचाता है, ठीक है। वित्तीय सहायता का मतलब होता है मदद पहुंचाता है। जैसे मान लो भारत को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है चंबल पर पुल बनाने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, विश्व बैंक के पास जाएंगे और उससे कहेंगे भाई हमें ऋण दीजिए, हमें ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, इस पुल में हमें इतना खर्चा आएगा 100 करोड़ का, आप कितना पैसा दे सकते हो। तो विश्व बैंक बोलेगी कि भाई हम तो मात्र 50 करोड़ दे सकते हैं, 50 करोड़ की आपको खुद सहायता करनी पड़ेगी। तो विश्व बैंक क्या करता है, ऐसे वित्तीय सहायता देता है देशों के प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऋण लेकर ऋण देता है। विश्व बैंक ये भी करता है, जैसे मान लो अमेरिका से उसने 100 करोड़ के ऋण लिया, ठीक है, और उस 100 करोड़ के ऋण को उसने भारत को फिर वापस 50 करोड़ का ऋण दे दिया। तो ये ऋण लेकर ऋण देता है, जैसे बैंक करती है। इसे निजी क्षेत्र की सहायता करता है ये। जैसे आजकल क्या है कि जो विश्व बैंक है वो निजी क्षेत्र को भी पैसे देता है। निजी क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपने कोई फैक्ट्री डाली बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसमें आपने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो विश्व बैंक से अगर आप सहायता लेने चाहोगे तो विश्व बैंक आपको सहायता दे सकती है 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, जो भी है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को भी सहायता मिलती है, यानी व्यक्तियों के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी सहायता मिलती है। विश्व बैंक के कार्यों की आलोचनात्मक कमी। विश्व बैंक के पास धन की कमी है, अगर अच्छा धन मिल जाए तो विश्व बैंक और भी अच्छा काम करेगा। विश्व बैंक के जो बोर्ड है उस पर धनी देशों का नियंत्रण है, अगर सभी देशों का नियंत्रण हो तो और भी बढ़िया रहे। ये केवल विशिष्ट परियोजनाओं पर ही धन की उपलब्धता करवाता है, यानी विशिष्ट परियोजनाएं का मतलब है जैसे विकास वाली जो परियोजनाएं किसी देश में, उन्हीं को ये सहायता पहुंचाता है। जैसे मान लो कि भारत में बहुत सारे गरीब रहते हैं, उन गरीबों को मान लो कि भारत सरकार खाना और कपड़े देना चाहती है, तो विश्व बैंक मना कर देगा, इन चीज़ों के लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार, ठीक है, भारत में चंबल नदी पर कोई पुल बनाना चाहती है, या भारत सरकार कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर मार्केट में
बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहती है, तो इन चीज़ों में, विशिष्ट परियोजनाओं में विश्व बैंक सहायता पहुंचाता है। और भी कई तरह की, जैसे मान लो कि कोई नहर का विकास करना है तो उसमें विश्व बैंक सहायता पहुंचाएगा, इस तरह की सहायता देता है विश्व बैंक। कुछ विशिष्ट विदेशी मुद्राओं में ही भुगतान पर जोर करता है। जैसे मान लो कि ये विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक से भारत ने 100 करोड़ रुपए उधार ले लिए, ठीक है। तो भारत क्या करेगा, भारत इंडियन रुपीज में इसको पैसे नहीं देगा, भारत इसको डॉलर में पैसे देगा विश्व बैंक को वापस। यानी भारत ने डॉलर में पैसे लिए तो डॉलर में ही वापस देगा। तो ये भी एक कमी है विश्व बैंक की। विश्व बैंक कुछ मुद्राओं में ही भुगतान पर जोर देता है कि भाई तुम तो डॉलर में ही हमको पैसे दो। मान लो अपन ने किसी से सोना लिया तो वो अपन से ये कहेगा कि आप तो मुझे वापस सोना ही दे देना, जबकि अपन उस सोने के मूल्य का पैसे भी तो दे सकते हैं उसको। तो इस तरह क्या है कि विश्व बैंक ये कहता है कि भाई डॉलर में, है ना, और क्या कहते हैं फ्रेंच मुद्रा में, इनमें भुगतान करिए, बाकी में भुगतान की कमी है। तो इस तरीके से विश्व बैंक की आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हो आप। विश्व व्यापार संगठन क्या है, ठीक है, WTO, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसने विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाने में क्या भूमिका निभाई, ठीक है। ऐसे कैसे आपका सवाल आ जाता है परीक्षा में, तो उसको आपको करना होता है। जैसे देखो ये 8वें नंबर का सवाल है, इस 8वें नंबर के सवाल को देखो आप, क्या कह रहा है ये, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और इसके विस्तार में विश्व व्यापार संगठन, वही WTO की क्या भूमिका रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये आपको बहुत आसानी से कर सकते हो इसको, खाली आपको ध्यान से सुनना है। और एक ये WTO की फुल फॉर्म दे रखी है इसने कि ये क्या है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो विश्व व्यापार संगठन, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के सरलीकरण के लिए नियम बनाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो गेट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी फुल फॉर्म है गेट की। तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुई थी। तो इसकी जगह पर 1995 में किसकी स्थापना हो गई, WTO की। WTO जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे संबंधित नहीं है, ये स्वतंत्र संगठन है ना। तो WTO का उद्देश्य क्या है, WTO के उद्देश्य आपको खूब सारे लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव को समाप्त करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना, WTO के कुछ समझौते होंगे उनको लागू करना, WTO के जो समझौते जो लागू हो चुके हैं किसी देश में उन समझौतों की निगरानी करना, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पास लाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को मजबूत करना, गरीब देशों की मदद करना, गरीब देशों के में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अमीर देशों में जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उनको गरीब देशों में पहुंचवाना, ठीक है, और कृषि में और क्या कहते हैं दूसरे क्षेत्रों में देशों की मदद करना, ये सब WTO के उद्देश्य हैं। और भेदभाव वाले व्यापार को ख़त्म करना। और WTO के कार्य में भी आप यही चीज़ें लिख सकते हो सारी। तो WTO क्या है, वार्ता के लिए एक मंच तैयार करता है। जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान में किसी व्यापार को लेकर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो युद्ध की स्थिति टल जाती है और ये दोनों देश WTO संगठन में जाकर एक दूसरे से वार्ता करते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, तूने मेरे प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे करके रोक दिया। ऐसे करके दो देश आपस में वार्ता करते हैं, फिर WTO उसको छुल जाता है। और ये भी चक्कर है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो भारत के ऊपर केस कर सकता है WTO में जाके कि भाई भारत ने मेरे इस प्रोडक्ट को व्यापार बाजार में बेचने से रोका है। तो भारत भी केस कर सकता है पाकिस्तान में। होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मान लो चूड़ियाँ बन रही है, वो चूड़ियाँ कहाँ बिक रही है, आके भारत में बिक रही है। अब भारत ने क्या किया, इन चूड़ियों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया यहाँ कि जब तू यहाँ से चूड़ी पाकिस्तान से जब भारत में आएगी तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना होगा, तो ये चूड़ी क्या है महंगी हो जाएगी फिर भारत में। अब महंगी हो जाएगी तो आम जनता ले नहीं पाएगी। तो पाकिस्तान क्या करेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
विश्व व्यापार संगठन में जाके शिकायत करेगा कि भाई मेरी जो चूड़ियाँ हैं उनको भारत ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया और भारत में वो बिक नहीं पा रही है। तो विश्व व्यापार संगठन फिर भारत से कहेगा कि भाई ये जो टैक्स लगाया ना तूने इसको कम कर। तो फिर भारत इस टैक्स को कम करेगा और ये चूड़ी सस्ती हो जाएगी। फिर मान लो ये पहले 100 रुपये की थी तो ये मात्र 20 रुपये की हो जाएगी। फिर आम जो नागरिक है उसको 20 रुपये में मिलेगी और ये धड़ाधड़ से बिकने लगेगी। तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा ना जब इसका माल बिकेगा। तो इसी तरीके से भारत का कोई माल अगर पाकिस्तान में बिकता है, ठीक है, और पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो हम भी WTO में जा सकते हैं। ये एक दूसरे को व्यापार को बढ़ावा देता है, वार्ता के लिए मंच का काम करता है। WTO के समझौतों को समझौतों का क्रियान्वयन करता है और इसकी निगरानी करता है, व्यापार की बाधाओं को कम करता है। विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाने में WTO की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी अब तक मैंने मुँह से जो भी बोला है, अगर ये सवाल आ जाता है कि विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाने में WTO ने क्या सहायता की है, तो आपको वो सारी बातें लिखनी है जो मैंने WTO के बारे में अब तक बोली है। इसको दोबारा सुन लो आप चाहो तो विश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इन्होंने फ्री ट्रेड की सहायता की है, मुक्त व्यापार की, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बाधा मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है, पर्यावरण संरक्षण के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया है, व्यापार की निगरानी की है, विश्व बाजार को ऑनलाइन किया है, ठीक है, और ऑनलाइन बाजार में भेदभाव को समाप्त किया है। देखो ये बगल में सवाल दे रखा है, यूरो मुद्रा बाजार क्या है और इसके विकास के क्या कारण है, ठीक है। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। उसमें एक महाद्वीप है यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप के जो टोटल देश है वो 28 है। इन 28 देशों में से कुछ देश ऐसे हैं, शायद ये इनकी संख्या 12 है या 22 है, कुछ ऐसे करके है, मेरे को सही ध्यान नहीं है। तो ये जो देश है इन देशों ने क्या किया, मतलब यूरोपीय संघ के देश हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर अपनी एक करेंसी चलाई, ठीक है। जैसे मान लो कि उन्होंने अपनी करेंसी चलाई और उस करेंसी का नाम रखा उसने यूरो, ठीक है। तो यूरो करेंसी जिन जिन देशों में प्रचलित है, यानी यूरो करेंसी जिन देशों के बाज़ारों में प्रचलित है उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, यूरो मुद्रा बाजार। इसका मतलब ये है जैसे मतलब यूरोपीय संघ में 28 देश है और 12 देशों ने क्या किया कि भाई हमारे यहाँ यूरो चलेगी केवल, ठीक है। तो जो यूरोपीय संघ के जो 12 देश हैं उनमें यूरो चलती है। जैसे मान लो कि आपको इन 12 देशों में से किसी देश में आपको सामान खरीदना है तो आप यूरो में खरीदोगे, ठीक है, इन 12 देशों में। लेकिन अगर आप भारत में आकर सामान खरीदोगे तो क्या यूरो में खरीदोगे? नहीं, रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो यूरो जहाँ जहाँ चलती है उसको यूरो मुद्रा बाजार कहते हैं। यूरो मुद्रा बाजार के विकास के कई कारण हैं, जैसे साख का नियंत्रण, अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना, सुरक्षित कोष का निर्माण करना, तरल कोष की बढ़ती मांग को पूरा करना, आसान बाजार बनाना, देशों को एकजुट रखना, वो युद्ध की स्थिति को टालना, भेदभाव को खत्म करना, कई देशों को पास में लाना। यूरो बाजार के महत्व में भी यही चीज़ लिखनी है आपने। इसने देशों के आर्थिक विकास में मदद की है, आपसी समझौते को बढ़ाया है, साझा बाजार का निर्माण किया है, रोजगार को बढ़ावा दिया है, उत्पादन किया है, तकनीक का विस्तार किया है, बैंकों का विस्तार हुआ है, विकास योजनाओं में मदद मिली है, ठीक है, व्यापार संतुलन को बढ़ावा मिला है, भुगतान संतुलन को बढ़ावा मिला है। ये बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आप इसमें। आर्थिक विकास का अर्थ बताइए और आर्थिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर अपने देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। जैसे मान लो कि आज हमारे गांव में सड़क जाती है लेकिन पहले सड़क नहीं थी, तो हमारे देश ने अब सड़क बनाई। सड़क बनाने के बाद हम उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी हमने जो हमारे संसाधन थे, यानी हमारे जो पैसे थे, हमारे जो पत्थर थे, हमारे जो डामर था, उसका सही उपयोग किया हमने और हमारे जो ग्रामीण थे उनके लिए सड़कें बनवाई। पहले हमारे गांव में स्कूल नहीं थे, आज हमारे गांव में स्कूल है, तो सरकार ने क्या किया, वहाँ पे स्कूल बनवाए। तो ये सब आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, सड़कें बनवाना, ठीक है, पुल बनवाना। तो आर्थिक विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भी स्कूल बन रहे हैं, अभी भी पुल बन रहे हैं, ठीक है। तो आर्थिक विकास रुका तो है नहीं। तो आर्थिक विकास के बारे में ये है कि आर्थिक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास के जरिए कोई देश उसके जो साधन हैं उनके जरिए अपने जो देशवासी है उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। आर्थिक विकास का महत्व क्या है? इससे हमारे जो नागरिक हैं उनकी जीवन स्तर में सुधार आता है, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है, लोग स्वस्थ होते हैं, सम्मान की ज़िंदगी जीते हैं, सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा मिलता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिलता है।
ये सारी चीज़ें आप आर्थिक विकास में लिख सकते हो। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखो जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा है तो आर्थिक विकास कमज़ोर होगा। तकनीक हमारे पास नहीं है किसी चीज़ को बनाने की, तो भी आर्थिक विकास कम होगा। बाजार अगर नहीं है तो भी आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर हमारे देश में युद्ध चल रहा है तो भी आर्थिक विकास नहीं होगा। देश में गरीब जनता है तो भी आर्थिक विकास में कमी आती है, क्योंकि गरीब जनता को अगर हम पैसा बांट देंगे तो फिर हम सड़कें और पुल वगैरह कैसे बनवाएंगे। तो अगर गरीबी है तो भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अगर सरकार तानाशाही वाली है तो वो क्या करती है, पैसे को रोक के रखती है, तो सरकार का स्वरूप से भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है, भ्रष्टाचार से। ठीक है, अगर हमारे यहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य कमज़ोर है तो स्वास्थ्य में हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर हम पुल और सड़कें कैसे बनवाएंगे। तो जब स्वास्थ्य कमज़ोर होगा किसी देश के नागरिकों का, मान लो वहाँ महामारी फैल रही हो, जैसे कोरोना फैली थी अभी, तो कोरोना में पूरी दुनिया जाम हो गई थी ना, तो स्वास्थ्य कमज़ोर होगा तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा। शिक्षा नहीं होगी तो भी आर्थिक विकास प्रभावित होगा। संसाधन, जलवायु, संगठन, धर्म, संप्रदाय, देखो धर्म का मतलब ये, मान लो किसी रास्ते में कोई मस्जिद और मंदिर आ रही है और हम वहाँ पुल बनाना चाहते हैं, तो पुल कैसे बनाएंगे। तो धर्म की वजह से भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है ना। धर्म की वजह से लोग बाग लड़ते हैं तो युद्ध होते हैं तो आर्थिक विकास कमज़ोर होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो 9460559108 पर मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको PDF डाल दूँगा। इसके अलावा मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइबर करें। मेरी आपसे ये हार्दिक गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और अब मैं BA सेकेंड ईयर की वीडियो बनाऊंगा। आर्थिक विकास को हम कैसे मापते हैं। आर्थिक विकास को मापने की जो इकाइयाँ हैं वो हैं राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पैसे का वितरण, समाज के सभी वर्गों की दशा, विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग, लोहे और इस्पात का प्रति व्यक्ति उपभोग। राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब है, जैसे मान लो ये हमारा पूरा देश है, ठीक है, इस पूरे देश में एक साल में हम जो जितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और जितनी सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उन सब का मूल्य कितना है, उस मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय होता है, जैसे मान लो देश में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो 1 करोड़ लोगों की एक की आय कितनी है, इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं अपन, ठीक है। तो हमारी जो जनसंख्या है उसमें राष्ट्रीय आय का भाग, राष्ट्रीय आय में हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसका भाग दे देते हैं, उससे प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। पैसे का वितरण, देखो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, यानी पूरे देश की संपत्ति उन्हीं के पास पहुंच चुकी है। तो इसको पैसे का जो वितरण है उसके हिसाब से भी हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ। अगर गरीबों को खाना नहीं मिल रहा और वो भूखे मर रहे हैं तो इसका मतलब यह आर्थिक विकास कमज़ोर है। समाज के सभी वर्गों की दशा देखनी पड़ती है, ठीक है। विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है, मतलब एक व्यक्ति कितना बिजली की खपत कर रहा है, इससे भी अपन ये देखते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। लोहे और इस्पात का एक व्यक्ति कितना यूज कर रहा है, इसको भी देखते हैं अपन। आर्थिक विकास के दौरान किसी देश में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन, देखो ये आपके बड़ा प्रश्न आता है परीक्षा में, और शायद आया भी है आपके, कि आर्थिक विकास के दौरान होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो क्या क्या परिवर्तन है, देखो शिक्षा के लिए मकान बढ़ते हैं, उद्योगों के ढांचे बदलते हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, देशवासियों का रहन सहन बदलता है, देशवासियों की सोच विकसित होती है, सड़कें बनती है, सड़कों से लाभ होता है, सड़कों से बाजार बनते हैं, सड़कों से फिर व्यापार को बढ़ावा मिलता है, सड़कों से लाभ होता है, सड़कों से फिर क्या कहते हैं सड़कों से फिर जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं आसानी से, ठीक है। बिजली के बढ़ने से लोगों को स्वास्थ्य मजबूत होता है, शिक्षा बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या का मनोबल बढ़ता है, स्वास्थ्य जनसंख्या अधिक काम करती है, इससे देश तरक्की करता है। तो आर्थिक विकास के दौरान जो परिवर्तन होते हैं इनमें सारी चीज़ें लिख देना। आर्थिक असमानता क्या है, देखो आज मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक आपके और मेरे बीच में आर्थिक असमानता है, ठीक है। मान लो राजस्थान राज्य के पास 100 करोड़ रुपए हैं और केरल के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, तो राज्यों के बीच में आर्थिक असमानता है, यानी पैसे की कमी है। मान लो भारत के पास 1000 करोड़ रुपए हैं और अमेरिका के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं,
तो देशों के बीच में भी आर्थिक असमानता है, ठीक है। तो देशों के बीच, राज्यों के बीच, प्रदेशों के बीच और व्यक्तियों के बीच पैसे का असमान वितरण ही क्या कहलाता है? आर्थिक असमानता, ठीक। किसी के पास तो अथाह संपत्ति और किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, संपत्ति का असमान वितरण ही क्या कहलाता है? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के कई रूप हैं, जैसे आर्थिक असमानता का इस राजनीतिक रूप से समानता, आर्थिक रूप से समानता, पैसे की कमी से समानता, तकनीकी रूप से समानता, ठीक है। असमानता के क्या कारण है? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, कृषि का पिछड़ना, मंदी, महामारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी, ये सब क्या है? असमानता के कारण है। इनको आप बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक ही टॉपिक ले लिया गरीबी, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि मान लो भारत में बहुत गरीबी है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। गरीबों की जो जनसंख्या है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। जो अफ्रीकी देश है उनसे भी ज़्यादा गरीब हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत को इन देशों की गरीबों की मदद करनी पड़ती है, ठीक है। तो पैसे का असमान वितरण है। इस तरीके से बेरोजगारी में आप बेरोजगारों की संख्या लिख सकते हो, किस तरह की बेरोजगारी, ये भी लिख सकते हो। असमानता को दूर करने के लिए आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। भ्रष्टाचार को दूर करे, शिक्षा को दूर करे, बेरोजगारी को दूर करे, गरीबी को दूर करे, कृषि का विकास करे, जनसंख्या की कमी करे, महामारी को दूर करे, मंदी को दूर करे, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप असमानता को दूर करने में। प्रश्न देखिए बगल में क्या लिख रहा है ये, सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त क्या है? सार्वजनिक और निजी वित्त में क्या अंतर है? बहुत सीधा सवाल है ये, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सार्वजनिक वित्त वो है जो सरकार का पैसा है। देखिए, सरकार को कर्मचारियों को पैसा देना होता है, पुलिस को पैसा देना होता है, फौज को पैसा देना होता है, हॉस्पिटल्स को पैसा देना होता है, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ठीक है। और भी कई योजनाएं जैसे जनधन योजना, ठीक है। इसके अलावा भारत राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं कई सारी, जैसे चंबल की विकास की योजना। तो सरकार इनके लिए पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार को पैसा उगाना होगा। तो किसी भी देश की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, उसे चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त या पैसा एक ही चीज़ है। तो सरकारी कर्मचारी, फौजें, पुलिस आदि के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और इस पैसे को कैसे खर्च करना है, ये सब अध्ययन जिस क्षेत्र में किया जाता है उसे सार्वजनिक वित्त कहते हैं। अगर आप छोटा सा याद करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सरकार का जो धन है उसी को सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है? ये को कुछ भी नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है? मतलब ये है कि सरकार अपने पैसे को इस तरह खर्च करे कि जनता की सबसे ज़्यादा भलाई हो, उसी को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहते हैं। मान लो हमारी सरकार के पास 100 रुपये है, गहलोत सरकार के पास, ठीक है। तो उसने 50 रुपये का तो हॉस्पिटल बना दिया, 25 रुपये का स्कूल बना दिया, ठीक है, और 25 रुपये कर्मचारियों की तनख्वाह में बांट दिए। तो इस सारे काम से क्या है, जनता को बहुत लाभ पहुँचा है, ठीक है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और हॉस्पिटल्स में इलाज होता है, और जो कर्मचारियों को पैसा दिया है वो इनमें काम करते हैं, ठीक है। तो अंततः लाभ किसको हुआ? आम जनता को। तो सार्वजनिक वित्त का इस तरीके से उपयोग करना कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, यही अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है। निजी वित्त क्या होता है? निजी वित्त ये है, जैसे आपकी जेब में 10 रुपये पड़े हैं तो वो आपका निजी वित्त है। मान लो कोई कंपनी है, उसके पास में 100 रुपये पड़े तो वो उसका निजी वित्त है। अगर मेरी जेब में 1000 रुपये है तो वो मेरा निजी वित्त है, यानी मेरे खुद के पैसे हैं। मेरा अगर मकान है तो वो निजी वित्त के अंदर आता है। मेरी कोई कंपनी है तो वो निजी वित्त में आती है। तो निजी वित्त क्या है? किसी व्यक्ति या फर्म की अपनी संपत्ति है। किसी भी व्यक्ति की पूंजी को कैसे, कब, कहाँ खर्च करना है उसका अपना निर्णय होता है, और सरकार ऐसा निर्णय नहीं लेती। सरकार को ऐसा निर्णय लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बोर्ड बनाने पड़ते हैं। इसके बाद में ये सवाल देखो साइड में, इतना बड़ा सवाल है, कर का क्या अर्थ है और करारोपण के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कर का क्या अर्थ है? कर का अर्थ है, जैसे मान लो कि आपके पिताजी इनकम टैक्स देते हैं, सरकार को देते हैं, ठीक है, वही कर है। मान लो आपने 10 रुपये का एक बिस्किट खरीदा तो 2% सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया, यानी 8 रुपये तो जो कंपनी उसको बना रही है पार्ले जी, उसके पास चलेगी, और 2 रुपये किसके पास चलेंगे? सरकार के पास। तो सरकार ने आपसे कर लिया, ठीक है। तो कर का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा अपने नागरिकों से लिया गया ऐसा अंश जिसका वैधानिक स्वरूप होता है, कानूनी रूप होता है, और इस कर को सरकार को वापस लौटाना नहीं होता, और ये कर सरकार जनता के हित में खर्च करती है इस पैसे को। कर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के। जिस कर का भुगतान
जिस व्यक्ति या फर्म को करना होता है उसके लिए ये करारोपण होता है। जैसे मान लो कि करारोपण का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पिताजी इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो कर किसके ऊपर लिख रहा है, आपके ऊपर या आपके पिताजी के ऊपर? आपके पिताजी के ऊपर। तो आपके पिताजी के ऊपर क्या लगा हुआ है? करारोपण, यानी कर का आरोपण उनके ऊपर हुआ है, तो उनको कर का भुगतान करना ही पड़ेगा भाई। जिसके ऊपर करारोपण का भुगतान होता है ना, उसी को करना होता है। करारोपण के आर्थिक प्रभाव, अनारोपण का आर्थिक प्रभाव से देखो क्या होता है कि जब कर किसी के ऊपर लगता है, मान लो आपके पिताजी की 10 लाख रुपए तनख्वाह है और 2 लाख रुपए वो सरकार को दे देता है, तो इससे क्या है कि उत्पादन में कमी आती है। अगर आप मान लो आपके पिताजी को 2 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदते, तो उससे क्या है कि गाड़ियों का उत्पादन बढ़ता, लेकिन आपके पिताजी ने सरकार को 2 लाख रुपए दे दिए, तो इससे उत्पादन कमज़ोर होता है, रोजगार को बढ़ावा नहीं मिलता, उपभोग में कमी आती है, आर्थिक विकास कमज़ोर होता है। लेकिन आर्थिक विकास मजबूत भी होता है इससे सरकार के पास पैसा जाने पर। करारोपण के सामाजिक प्रभाव, समाज में समानता आती है क्योंकि सरकार पैसा बांटती है, रोजगार मिलता है लोगों को, शिक्षा बढ़ती है, प्रगति होती है, न्याय होता है। राजनीतिक प्रभाव, देखिए सरकार के पास पैसा होगा तो वो मजबूत होगी और सुरक्षित होगी, सरकार स्थायी रूप से चलेगी। अगर फंड ही नहीं होगा तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। शांति से देश चलेगा, युद्ध सामग्री हम खरीदेंगे तो हमारे ऊपर युद्ध का खतरा मंडराएगा, वो युद्ध का खतरा कम होगा। ये देखिए ऊपर प्रश्न क्या है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का क्या अर्थ है? सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। सरकार की ऐसी आय जो उसको वापस लौटानी ना पड़े सार्वजनिक आय कहलाती है। ठीक है, सार्वजनिक आय के स्रोत है कर व्यवस्था, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और कर के राजस्व। जैसे मान लो कि सरकार को अमेरिका ने 100 करोड़ अनुदान दे दिए, तो ये गैर कर राजस्व में आता है। मान लो सरकार ने अपनी BSNL की जो कंपनी थी वो बेच दी, ठीक है, तो इससे भी सरकार को लाभ होता है, ये गैर कर राजस्व में आता है। ठीक है, यानी सरकार जब अपनी संपत्तियां बेचती है तो उससे भी सरकार को पैसा मिलता है, और वापस सरकार को पैसा देना नहीं है, तभी तो सरकार संपत्तियां बेचती है। रेलवे को बेचना, रेलवे और ये हवाई जहाज वगैरह का निजीकरण करना, हेलीकॉप्टर का और एयरपोर्ट का निजीकरण करना, ये सब इसी चीज़ में आती है। इससे सरकार को पैसा मिलता है और सरकार चलाने में सहायता होती है। सार्वजनिक व्यय क्या है? सरकार चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों, फौजों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है। सरकार को जनता की भलाई के लिए भी खर्च करना पड़ता है, तो ये सभी खर्च क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक व्यय। जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी सार्वजनिक व्यय में आता है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना या सिलेंडर वगैरह देना। छोटे प्रश्न आपकी परीक्षा में बढ़ते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास का मतलब है चीज़ों का बढ़ना, जैसे सड़कों का बढ़ना, रेलवे का बढ़ना, चीज़ों का, है ना। और आर्थिक समृद्धि का बढ़ना है आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आना, यह आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं, सरकारी वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे रेल, सड़क, है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है, जैसे रोडवेज वगैरह। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपन पढ़ चुके हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। गेट का पूरा नाम मैं बता चुका हूँ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1995 में इसकी जगह पर WTO की स्थापना हुई। व्यावसायिक ढांचा, देखो 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, कृषि खेती किसानी वाले लोग आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों में काम करने वाले लोग आते हैं, जो वर्कर जो काम करते हैं। तृतीय क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं जो बैंकिंग वगैरह में होते हैं। मानव विकास सूचकांक का मतलब है मानव के जीवन स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक बनाया गया है, उसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं। विकसित देश वे हैं जो विकास कर चुके हैं और उनकी जनता बहुत आगे जा चुकी है, जैसे अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। विकासशील वे वो हैं जो विकास कर रहे हैं अभी, जैसे भारत, चीन वगैरह, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। राजकोषीय घाटा क्या है? जैसे मान लो सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं और सरकार खर्च कितने कर रही है? 120 रुपये, तो कितने रुपए का घाटा जा रहा है सरकार को? 20 रुपये का। सरकार ये 20 रुपये कहाँ से ले रही है? मार्केट से कर्जा ले रही है सरकार, तो इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटे का मतलब ये, मान लो सरकार ने 1000 रुपये उगाए बाजार से, ठीक है, और 1000 उगाने के बाद में सरकार का खर्चा है 1500 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपये का घाटा हो गया, ये भी राजकोषीय घाटा में आता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे को इसका PDF चाहते हैं तो मैसेज करें 94 60 55 91 0।